हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट थर्ड के ऊपर। यहाँ जीके जीएस का क्वेश्चन रहने वाला है। इसके अलावा रीजनिंग मिलेंगे, मैथ्स मिलेंगे और साथ ही साथ करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलेंगे। यानी वैसा एग्जाम जहाँ पे जीके जीएस रीजनिंग और मैथ पूछा जाता है, ये सेट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलते हैं सेट के ऊपर और देखते हैं आपका कितना स्कोर रहने वाला है। स्कोर आप हमें कमेंट में मेंशन जरूर करना, और अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूँ ना तो उसका आंसर आप हमें कमेंट में जरूर देना। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, माइंड मास्टर शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो माइंड मास्टर जो लिखा गया है, ये लिखा गया था विश्वनाथन आनंद के द्वारा। अब विश्वनाथन आनंद से यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये किस खेल से संबंधित है, तो ये चेस खेलते हैं, है ना। ये तो आपको पता होगा। इसके अलावा विश्वनाथन आनंद को 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विश्वनाथन आनंद को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1991-92 में। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप कि इसको आप सही कर लिए होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर में निम्न में से कौन सी पशु नहीं पाया जाता है? ये बीपीएससी का भी क्वेश्चन है और बिहार दरोगा का, दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर पशुपतिनाथ की मूर्ति देखिए तो ये अर्ध शिव का रूप था, है ना। कहा जाता है ये शिव के रूप थे, है ना, जिसके चारों ओर ये मुद्रासन में बैठे हुए थे। फिगर पे फोकस मत करना, फोकस करना मैं जो बता रहा हूँ उस पर। तो मोहनजोदड़ो में जो पशुपतिनाथ की मूर्ति है ये शिव के रूप थे, है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा पशुपतिनाथ की मूर्ति में 5 जानवर थे। कौन कौन थे? हिरन, हिरन की संख्या 2 थी, गैंडा, हाथी। इसके अलावा अगर देखें तो बैल था, है ना। और बैल के अलावा हिरन, गेंडा, हाथी, बैल और बाघ, ये 5 जानवर थे। यानी शेर इसमें नहीं था। और पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली थी? तो मोहनजोदड़ो से मिली थी। अन्नागार भी मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंध पाकिस्तान में है ना। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा सफलतापूर्वक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल चित्रकार के विषय में कौन सा कथन सत्य है? मुगल चित्रकार, तो मुगल दरबार में युद्ध और दृश्य का चित्र मिलता है, मिलता है। दरबारी चित्रण भी मिलता है और पशु पक्षी और प्रकृति का दृश्य भी मिलता है। यानी इसका आंसर होगा डी। अब जानने वाली बात यह कि क्वेश्चन पूछता है कि मुगल काल के समय चित्रकला का भवन, चित्रकला के लिए भवन कौन बनाया था? तो चित्रकला के लिए जो भवन बनाएंगे वो बनाएंगे अकबर। अच्छे से बात समझिएगा, अकबर चित्रकला का भवन बनाएंगे। लेकिन चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है ये पूछा जाता है। तो चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर के काल को, है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं। और आपको तो पता होगा अकबर, जहांगीर, शाहजहां के बारे में एक्सप्लेन करेंगे तो काफी टाइम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था? वो कौन व्यक्ति था जिसने औरंगजेब को बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं शिवाजी को आपके दरबार में लेकर आऊंगा? और ये कहने वाले थे राजा जयसिंह। राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि होती है। और पुरंदर की संधि कब होगी? तो पुरंदर की संधि होगा हमारा 1665 में, 1665 ईस्वी में। ये कौन सी संधि होगी? तो पुरंदर की। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और 1674 में शिवाजी छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। छत्रपति की उपाधि शिवाजी कब धारण करते हैं? तो ये धारण करेंगे कब? 1674 ईस्वी में। ठीक है। आगे, शिवाजी में पुरंदर से की संधि के तहत शिवाजी ने अपने 23 किले दे दिए थे मुगलों को, ठीक है। और शिवाजी के पास मात्र 12 किला बचा था। तो ये छोटी छोटी बातें जो चल रही है इसको याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। शाइस्ता खां को भी भेजा गया था शिवाजी को पकड़ने के लिए, है ना, जिसको शिवाजी ने हत्या कर दी थी। ठीक है, आगे 1911 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। अगर लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल देखें हम लोग तो इनका कार्यकाल था हमारा 1910 से लेके
1916। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो प्रथम विश्व युद्ध हमारा कब हुआ है? 1914 में। और कब तक रहा था? 1918 तक। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ही प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के वायसराय थे। और इसी समय गांधी जी भारत आए थे, याद है ना? गांधी जी भारत आए थे कब? 9 जनवरी 1915 को। और भारत आते के साथ गांधी जी क्या करने लगे थे? भारतीयों को युद्ध में शामिल होने के लिए निमंत्रण देने लगे थे, है ना? इसलिए गांधी जी को कहा गया था कि सेना में शामिल करने वाला सार्जेंट नाम दिया गया था गांधी जी को, है ना? और गांधी जी को यहीं पे केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की जाएगी अंग्रेजों के द्वारा। तो ये सारी बातें हमारा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किसने किया था? महाराष्ट्र में गणपति की सबसे बड़ी पूजा महाराष्ट्र में की जाती है, पता है ना आपको? और ये शुरू करने वाले हमारे बाल गंगाधर तिलक साहब हैं। और तिलक साहब की मृत्यु होती है कब? 1 अगस्त 1920 को। और इसी समय असहयोग आंदोलन शुरू करने की बात की जा रही थी, लेकिन इसी दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। और गांधी जी के द्वारा तिलक कोष की स्थापना की जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और तिलक कोष में जितना सोचा गया था उससे कहीं ज्यादा पैसा आ जाता है, ठीक है, फंड के रूप में। तो ये गणपति की पूजा की शुरुआत कौन करेंगे? बाल गंगाधर तिलक करेंगे महाराष्ट्र के क्षेत्र में। आगे, सही युग्म को चुनिए। एलोरा की गुफा, महाबलीपुरम, मीनाक्षी मंदिर और खजुराहो। और शासक दिया हुआ है कि कौन शासक किसको बनवाया था। तो इसमें देखिए, खजुराहो का मंदिर बनवाया था चंदेल में। अगर मीनाक्षी मंदिर का बात करें और महाबलीपुरम, तो महाबलीपुरम बनवाया था पल्लव ने। और मीनाक्षी मंदिर हमारे एलोरा की गुफा बनाएंगे राष्ट्रकूट। अच्छे समझिएगा, एलोरा की गुफा बनाएंगे राष्ट्रकूट और महाबलीपुरम बनाएंगे पल्लव। खजुराहो का मंदिर बनाएंगे चंदेल। यहाँ पूछ रहा है कौन सही है, तो सही ये है, खजुराहो मंदिर चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था, जबकि एलोरा की गुफा राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाया गया था। और मीनाक्षी मंदिर महाबलीपुरम बनाए थे कौन? पल्लव। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सूर्य से पृथ्वी की मध्य दूरी है? तो सूर्य से पृथ्वी की मध्य दूरी को किस चीज में मापा जाता है, ये बोला जा रहा है। तो सूर्य से पृथ्वी की मध्य दूरी को मापा जाता है खगोलीय इकाई में। आप प्रकाश वर्ष के बारे में जानते होंगे ना? प्रकाश वर्ष की दूरी पूछती है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो एक प्रकाश वर्ष के बारे में पूछता है 9.6 × 10⁻16 किलोमीटर, है ना? ये एक प्रकाश वर्ष बराबर दूरी होता है। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को कहते हैं पारसेक। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और पारसेक जो होता है 3.08 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक क्वेश्चन और आता है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी सबसे अधिक कब होती है और सबसे कम कब होती है? तो सबसे कम होता है 3 जनवरी को और सबसे ज्यादा होता है 4 जुलाई को। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है, याद रहेगा। 3 जनवरी को उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा गर्मी पड़ती है और यहाँ पे हमारा ये गर्मी का टाइम होता है और ये ठंड का टाइम होता है ना? तो सबसे ज्यादा अगर दूरी का बात करें तो दूरी होगा 3 जनवरी को, और नजदीक का बात करें तो 4 जुलाई को। आगे, जिसे एपीहीलियन और पेरीहीलियन के नाम से जानते हैं, है ना? उपसौर और अपसौर। पृथ्वी पर 2 स्थानों से स्थित देशांतर 15 डिग्री। अब देखो, ये 15 डिग्री दे दे, 50 डिग्री दे दे या 62 डिग्री, कुछ भी दे दे, आपको एक पता होगा कि जब आप पढ़ रहे होगे वर्ल्ड मैप और जब आपको पढ़ाया जा रहा होगा देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा, तो आपको पता है कि 1 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी? तो 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, होता है ना? और ये जो हमारा है, ये हमारा GMT है, जिसे ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। और भारत हमारा कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में है। और भारत से भी एक समय रेखा गुजरती है जो 82.5 डिग्री है ना? 82.5 डिग्री देशांतर है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि भारत का समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है। तो आगे मतलब क्या करेंगे? 82.5 और 4 से मल्टीपल करेंगे। जब ये करेंगे तो हमें कितना घंटा मिलेगा? 5.5 घंटा के आसपास मिलेगा। मिनट निकालेंगे और मिनट को घंटा में कन्वर्ट कर देंगे, हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 डिग्री दिया है। अब अगर 15 डिग्री को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 60 मिनट। और 60 मिनट बराबर कितना होता है? 1 घंटा। इजिली आंसर आ गया।
ठीक है ना। आगे चलते हैं, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में ही पूछे गए हैं, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है? भारत के बारे में पूछ रहा है। हड़बड़ी में आप एवरेस्ट आंसर मत मार देना, गलत हो जाएगा, है ना। भारत में स्थित है केटू, है ना, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, गॉडविन ऑस्टिन केटू को कहते हैं। और केटू की ऊंचाई पूछी गई है, कितना है? 8611 मीटर केटू की ऊंचाई है। और केटू किस हिमालय में स्थित है, यह भी पूछा जाता है। तो केटू ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, यह भी आपको पता होगा। एवरेस्ट तो नेपाल में है, जबकि यहाँ क्वेश्चन में भारत पूछा गया था। ये नंगा पर्वत जो है, ये जम्मू कश्मीर में है ना, जम्मू एंड कश्मीर में। जो हमारा बृहद हिमालय है वो नंगा पर्वत से लेके पूरब में नामचा पर्वत तक फैला हुआ है ना। हिमालय का विस्तार अगर देखिएगा तो कुछ इस तरीके से हिमालय का विस्तार है। और कंचनजंगा किस राज्य में है? इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा। चलिए मैं राज्य का नाम बता देता हूँ, सिक्किम है। इसका आप ऊंचाई बता दीजिएगा कि कंचनजंगा की हाइट कितनी है, एटलीस्ट ये आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बढ़िया से देखना, नहीं का बात कर रहा है। लोकटक झील मणिपुर में है, बिल्कुल है। सांबर झील राजस्थान में है, बिल्कुल है। लोनार झील महाराष्ट्र में है, ये भी है। हुसैन सागर झील कहाँ है? कर्नाटक में तो बिल्कुल नहीं है, तो कहाँ है? तो हुसैन सागर झील तेलंगाना में है। और आपको पता होगा ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये खारे पानी की झील है ना। लोनार झील जो उल्का पिंड टकराने से बना है ना। और अगर लोकटक झील के बारे में बात करें तो केबल लामजाओ, आपको पता है ना, केबुल लामजाओ, ये एक ऐसा वन्यजीव अभयारण्य है जो तैरता हुआ वन्यजीव अभयारण्य है। और ये किस झील में स्थित है? लोकटक झील में। और कहाँ है? मणिपुर में। ये सारे क्वेश्चन एक एक करके एग्जाम में पूछते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्रतीक आवास है? तो पहले तो यही क्वेश्चन आता है कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क है किस राज्य में? तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क हमारा और कहीं नहीं, उत्तराखंड में है ना। उत्तराखंड में ही नंदा देवी चोटी है। उत्तराखंड से ही गंगा नदी निकलती है, यमुना नदी निकलती है। और उत्तराखंड के हिमालय को हम लोग कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं, है ना। उत्तराखंड से जितने भी फैक्ट बनते हैं एक जगह पे थोड़ा नोट कर लेना है। जैसे नंदा देवी के बारे में पूछता है, नंदा देवी चोटी किस राज्य में है। जैसे कुमाऊं हिमालय के बारे में पूछता है, कुमाऊं हिमालय किसका विस्तार क्या है? तो कुमाऊं हिमालय आप लोग जानते होंगे, सतलज और काली नदी के बीच के क्षेत्र को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। अगर इसका लेंथ देखें तो 320 किलोमीटर इसका रेंज है ना। आगे बात करें, राजाजी नेशनल पार्क यही है ना। ये सारी बातें उत्तराखंड से आता है क्वेश्चन। राजाजी नेशनल पार्क जंगली हाथी के लिए जाना जाता है। और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था सन 2000 में। और 2000 में 3 राज्य टूटे थे, एक उत्तराखंड बना, एक छत्तीसगढ़ बना और एक झारखंड बना, बिहार से अलग होकर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये भी पूछा जा रहा है। विश्व पर्यावरण सम्मेलन, वियना सम्मेलन, मिस्ट्रियल प्रोटोकॉल और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर होगा वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन 1982 में नहीं हुआ था। अब कब हुआ था, इसका आंसर आप हमें कमेंट में देना, बाकी सब सही है। कार्डमम पहाड़ी जिनकी सीमाओं पर अवस्थित है, तो कार्डमम पहाड़ी है क्या? तो भारत का मैप आप जानते होंगे, ज्योग्राफी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, बिना भारत का मैप का कोई सुनवाई नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। ये क्षेत्र हमारा है तमिलनाडु का और ये क्षेत्र है हमारा केरला का। कार्डमम की पहाड़ी यहाँ है, जिसे इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। और यहाँ पे हमारा नीलगिरी की पहाड़ी है, ये तो आपको पता होगा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी हमारी दोदा बेटा है। और अनाईमुड़ी अन्नामलई की सबसे, यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछता है तो ये है अनाईमुड़ी। और अनाईमुड़ी की कभी कभी ऊंचाई आपसे पूछ लेगा तो 2695 यानी 2695 मीटर, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। और अगर पूछेगा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी तो होगा डोडा बेटा, है ना ये। और इसकी ऊंचाई लगभग सेम ही है, 2637 मीटर, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन हो गया। पूछा क्वेश्चन क्या था? कार्डमम। तो कार्डमम की पहाड़ी जो हमारी है वो किसके किसके बीच में है? तो ये हमारा केरल और तमिलनाडु के बीच में स्थित है, ठीक है, जिसे इलायची की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। आगे
अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा अटलांटिक महासागर के बीच से खींची जाती, सॉरी प्रशांत महासागर होगा, इसका आंसर होगा पैसिफिक ओशियन, आंसर सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? ऋणी मतलब वो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां से सबसे ज्यादा चीजें संविधान में जोड़ी गई है? तो सबसे ज्यादा चीजें संविधान में जोड़ी गई है भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है, सबसे ज्यादा चीजें यहीं से उठाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है और कार्यपालिका से कहा जाता है कि वो अपना कार्य अपनी शक्तियों के अंतर्गत करे, उससे बाहर नहीं करे, तो रीट के बारे में जानते होंगे ना? रीट कितने प्रकार के हैं? तो रीट 5 प्रकार के हैं। रीट संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो आर्टिकल हमारा 32 और इसी में मेंडामस है, उसमें कहा गया है कि जो आपका अधिकार है उस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आप काम कीजिए, है ना। प्रोहिबिशन आता है, हेबियस कॉर्पस आता है, क्यू वारंटो आता है ना। अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती किसी सीट पे बैठ गया है, सरकारी सीट पे, तो क्यू वारंटो के तहत उसे उसके सीट से हटाया जा सकता है ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण भी आता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के भीतर भीतर उसे न्यायपालिका के पास ले जाना अनिवार्य है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या किया गया था? तो राजीव गांधी के समय में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो शिक्षा मंत्रालय है ना, शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल के मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। ये राजीव गांधी के समय में हुआ था। और जब 2020 में अभी इसका नाम फिर से बदल के मानव संसाधन मंत्रालय का नाम फिर से बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित किससे है? तो विदेशी व्यापार का भुगतान जो है हमारा भुगतान संतुलन से है, यानी ऑप्शन हमारा हो गया डी। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। आगे, जब मृदु स्टील को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और अचानक पानी से ठंडा किया जाता है तो वो कठोर हो जाता है या भंगुर हो जाता है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया जो कहलाती है ये कहलाती है कठोरीकरण यानी हार्डनिंग, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हैलोजनों में सबसे अभिक्रियाशील कौन होता है? तो हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील होते हैं फ्लोरीन, इसके बाद होते हैं क्लोरीन, इसके बाद होगा ब्रोमीन और इसके बाद होगा आयोडीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और ये दोनों का एटॉमिक नंबर आप बताइएगा। नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट लेंस किससे बनाए जाते हैं? तो कॉन्टैक्ट लेंस ल्यूसाइट से बनाए जाते हैं। और लेंस आपको पता होगा दो होता है, एक को कहते हैं कॉनकेव, है ना, और एक को कहते हैं कॉन्वेक्स, ये भी आपको पता होगा। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष आप जानते होंगे। अगर आपसे पूछे निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा चश्मा पहनते हैं, तो अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा चश्मा पहनते हैं, तो उत्तल लेंस का। यानी 2 अक्षर वाले को 4 अक्षर का चश्मा पहनाइए, और 2 अक्षर वाले को 3 अक्षर का, और 3 अक्षर वाले को 4 अक्षर का चश्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सामान्य नाम न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं? न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं? तो न्यूक्लियस जो होता है ना, किसी भी एलिमेंट के अंदर जो होता है केंद्रक, उसे न्यूक्लियॉन कहते हैं। और केंद्रक में क्या क्या मौजूद होता है? तो केंद्रक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इसे न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो इसका आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी। टॉपिक पे रहेंगे, इधर उधर नहीं भटकेंगे, तेजी से क्वेश्चन लगाएंगे। टाइम काफी क्रिटिकल है ना, समय काफी कम है। आराम से सेट लगाइए, स्कोर अपना शेयर कीजिए, आगे चलेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। दूध को काफी समय तक छोड़ देने पर दूध खट्टा हो जाता है, सीधे सीधे पूछा जा रहा है कि दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है। ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन देकर आप डर मत जाना, सब जानते हैं दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, आंसर यही खत्म हो गया। लैक्टिक से 2-3 क्वेश्चन और आते हैं। लैक्टिक तो हो गया, एक आता है लैक्टोबैसिलस, है ना, ये क्वेश्चन पूछता है। तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु क्या करता है? दूध को दही में बदलता है। एक कहता है लैक्टोमीटर, ये सब दूध से ही है। लैक्टोमीटर, तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता नापते हैं। ये सारी बातें यहीं से आती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किस एक दूध में दुर्बल होता है? दुर्बल मतलब दूध में नहीं पाया जाता है। और ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा था। तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं ना, और ये खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
पौधे में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है होती है, उसे क्या कहते हैं? तो तापमान कम करती है, ये कहलाती है वाष्प उत्सर्जन। ठीक है, आगे। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहलाता है? ऑक्सीजन A/B श्वसन यानी एरोबिक रिस्पायरेशन होगा, एन एरोबिक नहीं होगा, एरोबिक, जिसमें वायु उपस्थित होते हैं उसे एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। नेक्स्ट, चारबाग बंदरगाह परियोजना भारत के किस देश के से विकसित किया गया था? 10 करोड़ डॉलर के साथ भारत और ईरान के बीच चारबाग बंदरगाह के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ये भारत के लिए खुशी की बात है। हाल ही में भारत में लंबी दूरी हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो उड़ीसा में किया जाएगा। उड़ीसा पे चलते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी ने टाटा स्टील शतरंज इंडियन बिल्ज का खिताब जीता है? ये करंट का क्वेश्चन है और ये जीतने वाले कौन है? मैग्नस कार्लसन। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए 100% छूट का ऐलान किया है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वाहन का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको 100% छूट देंगे, और ये करने वाला राज्य कौन सा हमारा है? तेलंगाना। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी? तो नए संविधान को मंजूरी देने वाला और कोई देश नहीं है, ये है गैबोन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2014 की हॉकी इंडियन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 के विजेता कौन रहा? पंजाब, उड़ीसा, हरियाणा या मध्य प्रदेश? तो विजेता हमारे हैं उड़ीसा राज्य। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसी देश का नया नियंत्रण सीएजी बनाया गया? नया सीएजी कौन है? तो नया सीएजी हमारे हैं संजय मूर्ति। ये गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह स्थान लिए हैं संजय मूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है। 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतना रुपया का 5 वर्ष में ब्याज कितना होगा? तो साधारण ब्याज है ना, क्या परसेंट है? 4.5। साल कितना है? 5, यानी टोटल ब्याज कितना होगा? 22.5% होगा ना। इसका 22.5% इजिली निकाल लेंगे, 22.5% निकालेंगे ना। तो 22.5% जब इसका निकालेंगे तो सीधे कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ से हटेगा 109 और बैठेगा, ये कटेगा, कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा हमारा वो आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेट कर लेना, मल्टीपल कर लेना, मल्टीपल करके जो आंसर आएगा हमारा वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्तमान में कक्षा 10 में 20 छात्रों का औसत आयु कितना है? इतना, यानी औसत आयु मतलब क्या है? सबके पास उतने उतने होंगे, इतना तो जानते होंगे, सबके पास बराबर बराबर। 20 छात्र, औसत आयु कितना? 15 × 5। एक अध्यापक आते हैं और अध्यापक की उम्र कितना? 47 साल, तो इसमें 47 ऐड करेंगे। और 5 वर्ष के बाद छात्रों की औसत आयु कितनी होगी? तो पहले इसको मल्टीपल करेंगे तो 310 यहाँ पे हो गया और प्लस 47 हो गया, है ना। और 5 साल बाद ना, अब कितना लोग हो गए? तो 20 लोग ये हो गए और एक हमारा, एक ही अध्यापक है ना, अध्यापक, तो एक अध्यापक है, तो टोटल 21 लोग। तो अगर 21 लोग का 5 साल देखेंगे तो सबका 5-5 बढ़ेगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 21 × 5 = 75 से 105, 47 ये और 310 ये। टोटल को ऐड करेंगे और टोटल को ऐड करके किससे भागा देंगे? 21 से भागा देंगे। तो टोटल को ऐड करके जब 21 से भागा दीजिएगा तो आंसर आएगा हमारा 22 वर्ष। आराम से करना है, 5 साल के बाद पूछा था ना, तो 5 साल उम्र 21 में से 21 सबका बढ़ जाएगा ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ अध्यापक का बढ़ेगा। तो 20 बच्चा ये और एक अध्यापक, तो 21 का सबका 5 साल बढ़ेगा तो टोटल कितना बढ़ जाएगा? 105। और बच्चे के पास टोटल कितना है? 310, और अध्यापक के पास कितना है? 347। यानी टोटल इतना रुपया को 21 बच्चा में बराबर बराबर बांटना है। यही क्वेश्चन पूछ रहा था, आंसर होगा 22 वर्ष। 3 संख्याओं का औसत, औसत मतलब A, B और C, तीनों के पास 135 है, 135 है और 135 है। और इसमें से बोल रहा है कि सबसे बड़ी के पास, तो मान लेते हैं कि बड़ा है A, उसके पास कितना है? 195। तो टोटल जब जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 405। 405 में से A के पास कितना बोल रहा है? 195। तो यहाँ से हम 195 को माइनस कर देंगे। अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? तो 195 को माइनस करके देखिए 200, यानी 210 आएगा।
ठीक है। अब बचा कौन कौन, बी बचा और सी बचा, और बोल रहा है कि शेष दोनों के बीच में 20 साल का अंतर है ना। तो यहां से हम ना 20 हटा लेते हैं, ठीक है, और जो बड़ा रहेगा उसमें 20 साल दे देंगे। हटाएंगे तो मेरा क्या मिलेगा 190, और 190 को हम आधे आधे बांट देंगे, यानी यहाँ भी 95 और यहाँ भी 95, दोनों में 20 साल का अंतर है ना, तो एक में हम 20 साल दे देते हैं, यानी एक होगा 115 साल का और एक होगा हमारा 95 साल का। अगर छोटा पूछ रहा है तो 95 मार देंगे, और बड़ा वाला पूछ रहा है तो हम 115 मार देंगे। और एक तो पहले से दिया हुआ ही था 195, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या होगी 95। वाइन जिस प्रकार अंगूर से संबंधित है, आ गया रीजनिंग का क्वेश्चन। वाइन अंगूर से बनता है वाइन, तो वोडका किससे बनता है, तो वोडका बनता है नारंगी से। नेक्स्ट, एक श्रृंखला दिया गया है और ढूंढना इसमें से गलत कौन है। ऐसा करने के लिए हम डिफरेंस देखते हैं, इसके बीच में डिफरेंस 3 का, इसके बीच में 5 का, इसके बीच में 5 का, इसके बीच में 5 का, इसके बीच में कितने का, तो इसके बीच में 11 का, और इसके बीच में कितने का, तो इसके बीच में भी 11 का, है ना। मामला गड़बड़ हो रहा है, 8 3 11 और 11, ठीक है। तो देखो इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छे से समझना, ये 3 जा रहा है, ये 5 जा रहा है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ 7 जाना चाहिए, 7 करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको ये करें कि 3 6 11 18 27 और 38 लिखे, है ना, तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 3 का, यहाँ से यहाँ 5 का, यहाँ से यहाँ 7 का, यहाँ से यहाँ 9 का, और यहाँ से यहाँ 11 का। अब देखो सीक्वेंस ठीक हो गया, यानी ऑड संख्या कौन था हमारा, तो ऑड संख्या 16 था, तो आंसर मार देंगे 16। यहीं तक क्वेश्चन था। आई होप आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। मैं जो करवा रहा था वो तरीका भी शायद अगर आपको अच्छा लगा होगा। अगर नहीं भी अच्छा लगा तो आप हमें मेंशन जरूर कीजिएगा कि हाँ प्रॉब्लम कहाँ आपको दिख रहा है या कौन सी चीज़ों को सुधार करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे बच्चे जो ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लासेस फ्री चल रही है, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं हमें 8 से 10, और 2 से 4 हम लोग डिस्कशन क्लास रखे हैं तो डिस्कशन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से। ख्याल रखिए, धन्यवाद।